Today we are with a new topic, temper tantrum, जो बच्चों में देखने को मिल सकता है ज़्यादातर। ओके, वो भी 5 साल से कम वाले बच्चे, वो भी सबसे ज़्यादा 3 से 5 साल के बीच में। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम उसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वी फील वेरी हैप्पी एंड द चाइल्ड गोज़ थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे इन्फेंसी, फिर टॉडलर, फिर प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंट। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, वो है टॉडलर के, वो है 1 साल से 3 साल के बीच। एंड इसे टॉडलर इसलिए कहते हैं बिकॉज बेबी टॉडल्स मीन्स वॉक्स विथ अनस्टेडी गेट। ओके, तो इसलिए टॉडलर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है एंड ड्यूरिंग द स्टेज बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं। एंड दिस स्टेज नीड टू बी ट्रीटेड वेरी प्रॉपरली एंड इन द राइट वे। ओके, देयर विल बी टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकता है। ओके, ये टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमनेस्ट एक प्रॉब्लम है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ये। एंड इट इज़ मोर एन अपब्रिंगिंग इश्यू है। अपब्रिंगिंग इश्यू जैसे उनको सिखाया जाता है, जो बच्चा घर पे फैमिली में देखते हैं, उनके फैमिली में वो जब सब चीज़ें बहुत उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। द चाइल्ड बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट्स बिहेवियर। पेरेंट्स के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन ही है। तो पेरेंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली बच्चे को अपब्रिंग करना है। ओके, तो द मोर द पेरेंट्स स्क्रीम, द मोर दे हेट, मोर दे आर्ग्यू, मोर दे फाइट, बच्चे भी वही चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें सीखते भी हैं। तो वही वो सब उनकी माइंड को प्रभावित कर सकता है, उनके बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है। एंड इट्स ऑल गेट्स इनटू स्ट्रक्चर्ड इनटू द चाइल्ड्स माइंड। चाइल्ड्स माइंड में ये सब स्ट्रक्चर्ड होगा। ओके, एंड लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। इट इज़ एन अनप्लेजेंट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। एंगर दिखाना, अनप्लेजेंट बिहेवियर दिखाते हैं, अनप्लेजेंट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर या इमोशनल आउटबर्स्ट। Disruptive behavior or emotional outburst in children that occur in response to their unmet needs। जब उनकी ज़रूरत, जो उनके डिमांड जब पूरा नहीं होता है, तब वो ऐसे जिद करते हैं, ऐसे गुस्सा दिखाते हैं और स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं और हेड बैंग करते हैं और ज़मीन पे लेट के क्रॉल करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर दैट। दिस इज़ अ अनप्लेजेंट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर और इमोशनल आउटबर्स्ट दैट टू सीन इन चिल्ड्रन ड्यू टू देयर रेस्पॉन्स टू देयर अनमेट नीड्स। ओके, लेट्स सी इट्स इंसिडेंट्स। इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़। बॉयज़ में ज़्यादा, गर्ल्स से कंपेयर किया तो लड़कों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सीन इन चिल्ड्रन बिटवीन 5 ईयर, बिलो 5 ईयर्स एज, 5 साल के कम बच्चे, कम आयु वाले बच्चों में ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा 3 to 5 ईयर्स के बीच में देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इसका रूट कॉज है, द मेन रीज़न है, दिस इज़ द नीड फॉर अटेंशन। देयर नीड फॉर अटेंशन, हर किसी का अटेंशन क्या है, पाना चाहते हैं और अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो विश है, जो भी उन्होंने चाहा है वो मिलना है और उसके लिए जिद करना। ओके, सो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी एक रीज़न हो सकता है। इनसिक्योर फीलिंग की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स दिखाएगा। ओके, वेरी एक्टिव या एनर्जेटिक चाइल्ड भी कभी कभी ऐसे जिद करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ें टेंट्रम्स दिखा सकता है। देन ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। पेरेंट्स जब ओवर प्रोटेक्टिव है, ज़रूर से भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, फॉल्टी पेरेंटिंग है या फॉल्टी पेरेंटिंग एटीट्यूड्स है, तो ये सब रीजंस हैं। देन इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के जो बिहेवियर है कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो जो चेंज होते रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स, कुछ साइकोलॉजिकल या सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। सिबलिंग राइवलरी, अपने भाई बहन के बीच में राइवलरी। ओके, देन प्रॉब्लम्स इन द फैमिली। फैमिली में जो प्रॉब्लम, पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम, कुछ और प्रॉब्लम्स, वो सब भी प्रभावित कर सकता है, वो एक रीज़न हो सकता है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्ले।
वो अपना जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, वो कहीं वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, एंड माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मे बी टर्न्ड इनटू सम एग्रेशन, एजिटेशन। तो इसलिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्ले भी एक रीज़न है, ओके। और सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में शाउटिंग, चिल्लाना, किकिंग करना और बाइट करना, काटना, स्क्रीम करना, स्क्रीमिंग, देन हिट करना कहीं पे, देन हेड बैंगिंग द हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार पे सर पटकना, ओके। लाइंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे लेटना और जिद करना वहाँ पे, और इंक्रीज रनिंग एंड क्लाइंबिंग, ज़्यादा भागना दौड़ना, कहीं पे पेड़ पे चढ़ना, कहीं पे दीवार पे चढ़ना, ऑल दीज। देन स्टैम्पिंग फीट, पैर को ज़मीन पे मारना, पटकना। देन थ्रोइंग थिंग्स, कोई भी चीज़ है वो उठा के फेंकना, तोड़ फोड़ करना। देन स्ट्राइकिंग पीपल, हिट करना, लोगों को मारना, ओके। देन ब्रेथ होल्डिंग, ब्रेथ होल्ड करके सांस रोक के रोना, कई देर तक रोना। देन बाद में ये टर्न्स इनटू ब्लू ऑल्सो, साइनोसिस जैसा होगा, क्योंकि सांस रोक के रो रहे हैं, इतना जिद कर रहे हैं, ओके, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ओके। देन फेक फिट्स वगैरह, कुछ फेक फिट्स या कन्वल्शन के सिम्टम्स भी कॉम्प्लेक्स स्टेजेस में, जो अगर सिंपल सिम्टम्स है तो इट्स ओके, विल बी रिजॉल्व सून एज द बेबी ग्रोस। जैसे बड़ा हो जाएगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और कुछ सिम्टम्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स अगर होगा तो दे नीड्स द अटेंशन ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, ओके। तो ये सब है उनके सिम्टम्स, ओके। नाउ विल सी ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसमें एक तो उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा, इन्वेस्टिगेशंस करना होगा कि फाइंड आउट करने के लिए कि कोई ऑर्गेनिक कॉजेस तो नहीं, कोई एक्चुअली बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिजिकल कॉज तो नहीं, वो फाइंड आउट करना होगा। एंड अगर ऐसा है तो जैसे फिट्स वगैरह दिखा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशंस करना होगा, करके ये कंफर्म करना होगा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसा है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक कॉज है, तो उसका ट्रीटमेंट पहले करना होगा। अदरवाइज प्रोवाइड पेरेंटल काउंसलिंग, पेरेंट्स को काउंसलिंग देना। एंड इनको बताना है कि स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू द टैंट्रम्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की ये जो जिद है, जो टैंट्रम्स है, जो भी वो सिम्टम्स दिखा रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट करना, रेस्पॉन्ड करना बंद करना। जैसे ही बंद करेंगे रेस्पॉन्ड करना, तो वो एक पेरेंट नहीं, हर कोई, जो जितने भी फैमिली मेम्बर घर में हैं, कोई भी उनके जो प्रॉब्लम्स है, ये टैंट्रम्स है, ये बच्चे का जो टैंट्रम्स जब भी दिखाते हैं, जिद करते हैं, उस वक्त उसको रेस्पॉन्ड नहीं करना है और अटेंड नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, तो रेस्पॉन्ड करना छोड़ना है, ओके। वो अपने आप जो भी करना है करने दो, ऐसे छोड़ना है। एंड जब वो पहले दिन थोड़ा ज़्यादा रोएंगे, एग्जाम्पल 1 घंटा 2 घंटा ऐसे टैंट्रम्स और जिद दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट डे उसके जो ड्यूरेशन है कम हो जाएगा, उसके अगले दिन और कम हो जाएंगे, फिर अगले दिन कम हो जाएंगे। उसको लगेगा कि मेरा ये सब जिद करने से, ये चीज़ें दिखाने पे कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, इट इज़ मियर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और धीरे धीरे वो बच्चा समझ लेगा कि मुझे ये चीज़ करना नहीं है, करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब फ़ायदा हो रहा था तभी वो रिपीट कर रहे थे, तो उसको रेस्पॉन्ड करना छोड़ना होगा। एंड बहुत अपॉर्चुनिटी, खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दे देना, कि प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्ले, ओके, लेट द चाइल्ड प्ले एंड डू नॉट स्कोल्ड द चाइल्ड ड्यूरिंग द टैंट्रम। वो जब वो टेम्पर टैंट्रम दिखाते हैं, उस दौरान उसको स्कोल्ड करना नहीं है, रेस्पॉन्ड नहीं करना, okay, and make the child realize that he cannot dominate his environment, he cannot dominate by his tantrums। वो अपना tantrums दिखा के वो dominate नहीं कर सकता है। ऐसे बच्चे को realize होना है, समझाना है, और जब respond नहीं कर रहा है तो वो अपने आप समझ लेगा कि हाँ, मुझे ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। और reassure the child with proper explanation,
तो रीअश्योर करना होगा उसको। जब वो टेंट्रम नहीं दिखा रहा है, शांत है, तो प्यार से उससे बात करना होगा, रीअश्योरेंस देना होगा। और जो जिस चीज़ के लिए जिद कर रहा था, या वो जेन्युइन है, या बाद में अगर वो सेटिस्फाई करके दे सकता है, तो वो उसको वो सेटिस्फाई करवा सकता है, उनके नीड है वो पूरा करवा सकता है। नॉट इन टैंट्रम। टैंट्रम जब दिखाते हैं तब नहीं, जब वो शांत है, जब वो सुन रहा है, सब ओके है, तब उनको, क्योंकि वो मोटिवेट होगा। जब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो उसे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव, जिस चीज़ के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला था, प्रेज मिला था, कुछ चीज़ मिले थे, प्राइज़ मिले थे, तो वो चीज़ वैसे बिहेवियर बार बार करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चा। तो जब वो शांत है, जब टैंट्रम नहीं दिखा रहे हैं, तब उसको कुछ तोहफा देना। ओके, एंड रीअश्योर द चाइल्ड विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई हिज डिमांड्स आर नॉट सेटिस्फाइड। उसको समझाना भी होगा क्यों उसके, जब वो जिद कर रहे थे उस दौरान उसका डिमांड है क्यों पूरा नहीं किया था, क्यों उसके और ध्यान नहीं दिए थे। तो अदरवाइज़ वो एजिटेट होगा, वो सबको अपना एनिमी समझने लगेगा। तो ये भी नहीं होना है। तो हमारा जो मतलब है, उसको अपने जो बिहेवियर को, बच्चे को अपने बिहेवियर को चेंज करना है। जो फॉल्टी बिहेवियर था, जो मैल अडाप्टिव बिहेवियर था, उसको चेंज करके एक अडाप्टिव बिहेवियर, एक पॉजिटिव बिहेवियर उसमें लाना था। तो ये था उसके ट्रीटमेंट। तो आज हमने टेम्पर टैंट्रम के बारे में डिस्कस किया, उसमें डेफिनेशन डिस्कस किया, और उसके बाद उसके इटियोलॉजी, फिर उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट टेम्पर टैंट्रम। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।